तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में चैप्टर करेंगे स्पेशल टैक्स प्रोविजंस कि व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल if you start a new undertaking, if you locate your undertaking in a particular area, in a particular state, in a particular district. So what are the exemption or deductions available on choosing of that location? So one of the special tax provision that we are discussing today, that is exemption under section 10AA. जब भी आपको इंडस्ट्री कहीं भी लोकेट करते हैं, जब आप न्यू इंडस्ट्री या नया बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरू में हमारे एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं फर्स्ट 3 इयर्स, क्योंकि सेटअप करने में लगते हैं 36 मंथ्स का टाइम हम ये मान के चलते हैं। तो आपको टैक्स कंसेशंस आप चाहते हैं कि मिले, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स इंसेंटिव्स, कुछ टैक्स हॉलीडेज आपको प्रोवाइड की है। ये कुछ ऐसी एग्जम्पशंस या डिडक्शन अवेलेबल हैं जो 10 इयर्स 15 इयर्स तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो फर्स्ट इन दिस प्रोसेस, तो पहली एग्जम्पशन जो आपके पास है दैट इज एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि नो द टैक्स हॉलीडेज अंडर सेक्शन 10AA, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलिंग दिस एग्जम्पशन एंड what type of assessors are eligible for taking this exemption. So let us start. तो exemption है ये अंडर सेक्शन 10AA। So this exemption is available to only those units which are established in special economic zones. आप पढ़ चुके हैं SEZ आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चैप्टर था। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कि जहाँ पे कंसेशंस अवेलेबल हैं, जहाँ पे हम सिर्फ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मीनिंग विल बी द सेम। 1 अप्रैल 2005 को SEZ एक्ट आया था। तो ये एग्जम्पशन क्या है कि अगर आप अपनी यूनिट लोकेट करते हैं, अपनी यूनिट जो है एस्टेब्लिश करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, तो किस किस को एग्जम्पशन मिलेगी, व्हाट आर द हु आर द एलिजिबल एसएसएस। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, लाइक इंडिविजुअल है, HUF है, जिनका क्या है कंपनी स्टेटस नहीं है, और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड दिस इज रॉन्ग कॉपी। तो नॉन कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट स्टैंड फॉर की जो कंपनीज है, एंड द नेक्स्ट इज एलिजिबल बिजनेसेस कौन कौन से हैं कि कौन कौन सा बिजनेस आप जो है यहाँ सेटअप करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और प्रोडक्शन यूनिट आप SEZ के अंदर लगाते हैं। सर्विस प्रोवाइडर हैं आप, जो क्या है एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने बता दिया SEZ पर्पस क्या होता है, किस लिए हम SEZ में लगाते हैं। हु एक्सपोर्ट गुड्स और रेंडर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, मींस एक्सपोर्ट गुड्स या फिर सर्विसेज हम आउटसाइड इंडिया अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो बिजनेस एलिजिबल होंगे इस एग्जम्पशन के लिए। कब सेटअप करना है, 2006-07 2006-07 से लेके 2020-21 के बीच में आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये एग्जम्पशन आपको क्या अवेलेबल होगी, उससे पहले नहीं, उससे बाद में। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर द कंडीशंस वी हैव टू फुलफिल विद रिगार्ड टू दिस एग्जम्पशन। तो फर्स्ट है कि स्प्लिटिंग अप से ना बना, कि एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें मान लो 2 ब्रदर थे, अलग हो गए, HUF था पहले, बाद में आपने स्प्लिट कर दिया, नो। तो नॉट फॉर्म्ड विद स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन। अमलगमेशन इज डिफरेंट थिंग, डिमर्जर इज डिफरेंट थिंग, रिकंस्ट्रक्शन से नो। प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू, कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो भी बिजनेस है आपका, उसके लिए जो प्लांट एंड मशीनरी आप यूज कर रहे हैं
वो एकदम नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो देयर इज एन एग्जम्पशन कि 20% आप जो है ओल्ड या सेकेंड हैंड मशीनरी आप यूज कर सकते हैं। 80% शुड बी 80% ऑफ द टोटल मशीनरी शुड बी न्यू। बट देयर इज अ सर्टेन एक्सेप्शन कि अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर से कोई प्लांट परचेस करता है विच हैज नॉट बीन प्रीवियसली यूज्ड इन इंडिया, इंपोर्ट किया आपने, उस पे कोई पहले किसी एसएससी ने, मतलब इंडिया में किसी एसएससी ने उस प्लांट पे कोई डेप्रिसिएशन ना लिया हो, मान लो मेरी कोई वहां प्लांट एंड मशीन लगी है, मैं डेप्रिसिएशन अवेल कर चुका हूं, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उस प्लांट एंड मशीनरी चाहे वो पुरानी है बट उसको हम क्या है न्यू ही मानेंगे, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होता है। बट इंडिया में अगर आप परचेज करते हैं तो 80% शुड बी न्यू, 20% कैन बी ओल्ड और सेकेंड। कंडीशंस ही कि जो आप एक्सपोर्ट टर्नओवर से पैसा लेके आएंगे दैट शुड बी इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी विद इन 6 months। आप उसको मतलब इंडिया जो भी कन्वर्टेबल करेंसी है 6 months के अंदर उसको कन्वर्जन फॉर्म में लेके आएंगे, या फिर जो टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करे 2 महीने, 6 महीने, साल, हमने तो जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग है वो 6 months। अगर आप ये पैसा इंडिया से बाहर किसी बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं, इंडिया में नहीं लेके आते कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दैट शैल आल्सो बी ट्रीटेड एज कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। बट अगर डिपॉजिट किया है तो आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, फेमा नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब हमने बोला डिडक्शन आपको मिलेगी प्रॉफिट पे, एक्सपोर्ट पे मिलेगी सिर्फ जो आपने गुड्स या सर्विसेज आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट की हैं। तो पहले हम प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे जो टोटल टर्नओवर है विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, और टोटल प्रॉफिट है, और जितना आपका एक्सपोर्ट का टर्नओवर है प्रोपोर्शनेट आपके पास आ जाएगा कि दिस इज प्रॉफिट ऑन एक्सपोर्ट टर्नओवर। ये इंक्लूड नहीं होगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड फ्रेट, डज नॉट इंक्लूड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, कॉमनली दीज आर नोन एज फ्रेट ऑन बोर्ड, एफओबी लिखते हैं। टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे। टेक्निकल सर्विसेज अगर आपने कोई आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड की हैं तो दीज 4 थिंग्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इनटू द एक्सपोर्ट टर्नओवर। फ्रेट, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कि हमारे बोर्डिंग चार्जेस अगर फ्री है, इंश्योरेंस फ्री है, तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट मस्ट बी एक्सक्लूडेड। Telecommunication charges, technical services outside India, these will not be included into export turnover। तो कितना कितना डिडक्शन आपको मिलेगा, कितने पीरियड तक मिलेगा, तो टोटल आपको 15 ईयर्स तक डिडक्शन के हैं अलाउड है। फर्स्ट 5 ईयर्स में 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, वो भी बताया आपको कैसे कंप्यूट होंगे। नेक्स्ट 5 ईयर्स 50%, एंड द लास्ट 5 ईयर 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, या फिर इसके लिए एक स्पेशल आपको एक रिजर्व अकाउंट ओपन करना पड़ता, दैट इज एसएजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। इसके बिना आप एसएजेड में नहीं लगा सकते हैं, तो कंपलसरी एक अकाउंट रिजर्व अकाउंट है जो आपको मेंटेन करना, तो विच एवर इज लेस, ये रिडक्शन अलाउड होगा 15 ईयर्स। तो अब इस रिजर्व का यूज कैसे करना है, अगर आप इस रिजर्व को प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करने के लिए 3 साल से पहले यूज कर लेते हैं तो अलाउड है। बट अगर आप इसको कोई और एसेट यूज करने के लिए यूज करते हैं, या फिर 3 साल से पहले इसको यूज नहीं करते हैं, तो दैट शुड बी नॉन यूटिलाइजेशन और मिस यूटिलाइजेशन, एंड द अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। इसके लिए आप यूज नहीं कर सकते, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं हो सकता, आउटसाइड इंडिया को रेमिटांसेस आपको भेजनी है, कोई पैसा भेजना है, तो उसके लिए यूज नहीं हो सकता, तो ये प्रोहिबिटेड है। यूटिलाइजेशन कर लिया बहुत अच्छा, आपको डिडक्शन मिल गया, बट अगर आपने मिस यूटिलाइज किया दैट शैल बी टैक्सेबल एंड दिस इज प्रोहिबिटेड, इसके लिए तो यूज ही नहीं हो सकता। तो डिडक्शन अलाउबल इन केस ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर, कि मैंने बोला वहां पे रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, अमलगमेशन एंड डीमर्जर तो हो सकता है।
सेम है जो चैप्टर आपको पूरा मैंने कराया था कि अमलगमेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस है, वही सेम रहेंगी, नो चेंज एट ऑल। कि सबसे पहले कोई इंडियन कंपनी अगर अमलगमेट करती है, डाइमर्जर करती है, तो वो सारे बेनिफिट अवेलेबल होंगे जो आपको वहां बताए थे फॉर द अमलगमेटेड कंपनी, फॉर द अमलगमेटिंग कंपनी। डीमर्ज मीन मर्ज्ड कंपनी अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज कॉल्ड डीमर्जर। और जो कंपनी बनती है उसको हम रिजल्टिंग कंपनी बोलते हैं। तो अमलगमेटिंग की जगह रिजल्टिंग आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस रहेगा, नो चेंजेस। तो हैप्पी लर्निंग, दिस वाज द चैप्टर। लाइक शेयर सब्सक्राइब my channel and post your valuable comments. Also like my Facebook page. मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अदर डिडक्शंस एग्जाम्पशंस में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।